नमस्कार। आज आपके YouTube चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज हम प्रकाश भाग 4 में गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब से के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व के भागों में हमने प्रकाश के किरण स्वरूप एवं कण स्वरूप या यूँ कहिए कि द्वैत सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने प्रकाश का परावर्तन का नियम देखा था, समतल दर्पण के ऊपर परावर्तन देखा था और गोलीय दर्पण के बारे में हमने पढ़ा था। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। उसमें ये था कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। तो हमारे पास एक चित्र बनाया हुआ है यहाँ पर। इस चित्र को ध्यान से समझते हैं। आपके पास ये एक अवतल दर्पण है। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से गुजरेगी? ये फोकस से गुजरती है। यदि बात हम उत्तल दर्पण की करें तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अभिसारित हो जाती है। अभिसारित मतलब फैल जाती है। लेकिन ये हमें यहाँ से देखने पर हमें इस तरह से लगेगा कि ये किरण कहाँ से आ रही है? ये इस फोकस से निकल रही है। ये फोकस कैसा है? आभासी फोकस है। और अवतल दर्पण के अंदर जो फोकस होता है वो कैसा होता है? वास्तविक। उत्तल दर्पण में आभासी फोकस होता है। नेक्स्ट टॉपिक, अवतल दर्पण में फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप ये देखिए, अवतल दर्पण के अंदर कोई प्रकाश किरण जो फोकस से गुजरती है वह परावर्तन के पश्चात क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यदि बात हम उत्तल दर्पण की करें तो कोई किरण जो आभासी फोकस की तरफ जा रही है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक, अभिलंब किरण। अभिलंब किरण किसे कहते हैं? अभिलंब किरण का अर्थ है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई समतल सतह है और उस पर यदि आप कोई 90 डिग्री के ऊपर प्रकाश किरण गिराएं तो वह अभिलंब किरण कहलाती है। अब यदि हम अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की बात करें तो आप जानते हैं कि दर्पण, गोलीय दर्पण किसका भाग है? एक गोले का भाग है। कोई प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से गुजरेगी, ये इसका वक्रता केंद्र है, तब वह उस गोलीय दर्पण पर खींचे गए स्पर्श रेखा के साथ कौन सा डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसलिए ये प्रकाश किरण अवतल दर्पण के ऊपर या उत्तल दर्पण के ऊपर टकरा के अपने मूल पथ पर दोबारा लौट जाती है। यानी कि ये किरण ऐसे आई, वक्रता केंद्र से गुजरी और गोलीय दर्पण से टकरा के ये वापस उस दिशा में चली जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, ये देखिए यहाँ पर आपके पास चित्र में दिखाया गया है। ये एक पहले चित्र के अंदर आपके पास एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के ऊपर जब कोई प्रकाश किरण इस वक्रता त्रिज्या में से गुजरता है तो वह परावर्तन के पश्चात अपने मूल पथ पर पुनः लौट जाता है। इसी तरह यदि बात उत्तल दर्पण की करें तो कोई प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र की तरफ जा रही थी तब वह परावर्तन के पश्चात अपने उसी पथ पर लौट जाएगी।
आगे देखते हैं त्रियक किरण। त्रियक किरण क्या है? सिंपल एक किरण है। यहाँ पर आपको परावर्तन के नियमों का ध्यान रखना है। परावर्तन के नियम क्या कहते थे? आपतत जो कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो ये कोई एक किरण है, वह है आपतत इस P बिंदु पर या कोई अन्य बिंदु पर आपतित करती है तो वह परावर्तित हो जाती है। अब इसमें क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी? आपको ध्यान रखना पड़ेगा कोण का। कोण I और कोण R, ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। मान लीजिए कोण I 30 डिग्री है तो R भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। इसी तरह से उत्तल दर्पण में यदि किसी भी कोण पर जो किरण टकराती है, मान लीजिए ये 40 डिग्री पर टकराई है, तो परावर्तन के पश्चात ये 40 डिग्री पर मुड़ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक, एक नोट्स दिया गया है, इसको नोट कर लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन पश्चात, यहाँ शब्द ध्यान दीजिए, परावर्तन पश्चात वास्तविक रूप से मिलती है, तब क्या बनता है? जो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक कहलाएगा। और यदि कोई प्रकाश किरण परावर्तन पश्चात वास्तविक रूप से नहीं मिलती, अब जब नहीं मिलेगी तो प्रतिबिंब बनेगा कैसे, बताइए आप? तो हम क्या करते हैं? उन परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं और प्रतिच्छेद कराते हैं। अब ये जो डायग्राम के ऊपर जो भी प्रतिच्छेद होगा वहाँ पर हमें क्या मिलेगा? प्रतिबिंब का आभास होगा। इसलिए ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण में बनने वाले सभी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वो होते हैं आभासी। ध्यान रखिए, समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? आभासी, समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के लिए बिंब की निम्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति के बारे में किरण चित्र से समझाइए। ये जब पेपर में प्रश्न आएगा तो इतना लंबा नहीं आएगा, इसके कुछ भाग, 1 या 2 भाग दिए जाएंगे, तो हम इसमें एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है, जब बिंब कहाँ स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। तो अनंत पर जब भी कोई बिंब स्थित होगा तो वहाँ से जो प्रकाश किरण पुंज आएगा वो कैसा आएगा? हम उसको समांतर मान सकते हैं। जैसे सूर्य से, चंद्रमा से जो भी प्रकाश किरणें आएंगी हम ये मान सकते हैं कि वो कैसी आ रही है? समांतर आ रही हैं। तो एक चित्र देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले चित्र बनाना आपको आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ बातें ध्यान रखते हैं। आपको एक प्रकार की सहायता से आप एक गोलीय दर्पण बना लीजिए। अब आप यहाँ से बिंदु P यानी कि ध्रुव से, जो मध्य बिंदु है उसका ध्रुव, वहाँ से आप लगभग 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर पर एक फोकस बनाइए, नाम दीजिए इसको F। और उतनी ही दूरी पर, यदि आपने F और P के बीच की दूरी 2 रखी है तो C और F के बीच की दूरी भी कितनी रखेंगे? 2 ही रखेंगे। सेम दूरी पर आप C बना लीजिए, C यानी कि वक्रता केंद्र बना लीजिए। अब सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन था हमारे पास वो क्या था कि यदि बिंब अनंत पर रखा गया हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत से जो हम मानेंगे वो 2 प्रकाश किरणें मान सकते हैं जो समांतर आ रही हैं। आप जानते हैं कि समांतर प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। इसी तरह दूसरी प्रकाश किरण भी किधर से गुजरेगी? फोकस पर गुजरेगी। तो आप पाएंगे कि परावर्तन के पश्चात कहाँ प्रतिच्छेद हुआ? ये F पर मिली हैं। तो अब यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। प्रतिबिंब उल्टा है। उल्टा क्यों है? मान लीजिए ऊपर वाली किरण 1 थी तो वह परावर्तन के पश्चात नीचे की ओर चली गई। इसी तरह से मान लीजिए नीचे की किरण 2 नंबर परावर्तन के पश्चात ऊपर चली गई, यानी कि जो किरण नीचे थी वो ऊपर चली गई, जो ऊपर थी वो किरण नीचे चली गई। इस वजह से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। इसमें प्रतिबिंब का आकार क्या है? अत्यधिक छोटा होगा। ये बिल्कुल बिंदुवत होगा, बिल्कुल जैसे कोई बिंदु है। नेक्स्ट, यदि अनंत दूर से बिंब में आने वाली प्रकाश पुंज मुख्य अक्ष के समांतर ना हो। हमने ऊपर वाले प्रश्न में जो किरणें थी वो मुख्य अक्ष के समांतर मानी। अब यदि हम ऐसी किरणें ले जो समांतर तो हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, तब वह परावर्तन के नियम के हिसाब से मुड़ेंगी और मुड़ने के पश्चात कहाँ मिलेंगी? ये उस फोकस तल में मिलेंगी। ध्यान रखिए, फोकस तल में मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस तल में बनता है। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। और कैसा होगा? बिंदुवत होगा, यानी कि अत्यधिक छोटा होगा। अब इस चीज़ का या इस स्थिति का हम कुछ जगह यूज़ करते हैं। अपने घरों में जो सैटेलाइट डिश एंटीना होता है वो कैसा होता है? वो एक अवतल सतह है, ये जैसे अवतल सतह है, और इसके फोकस के ऊपर हमने क्या रखा है? हमने कोई अभिग्राही या यूँ कहिए रिसीवर रखा है। रिसीवर, अभिग्राही जो सिग्नल को ग्रहण करे। तब जो प्रकाश किरणें जो सैटेलाइट से आती है वो दूर से आती है, इसलिए हम उसको कैसे मान सकते हैं? समांतर मान सकते हैं। और ये किरणें समांतर पश्चात कहाँ जाएंगी? ये उस रिसीवर या अभिग्राही तक पहुँच जाएंगी और हमारे पास सिग्नल जो है केबल के माध्यम से टीवी तक पहुँच जाएगा। अब इसका एक दूसरा उपयोग भी है। परावर्तक टेलीस्कोप में अवतल दर्पण का उपयोग दूरस्थ बिंब जैसे सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को फोकसित करने के लिए प्राप्त करते हैं। तो सेम चीज़ है आपके पास। ये आपके पास कोई दर्पण है, दूर से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं उनको हम कहाँ फोकसित कर लेंगे? एक जगह पर फोकसित कर लेंगे। और यही काम हम किस में करते हैं? ये काम हम टेलीस्कोप में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, जब बिंब वक्रता केंद्र C व अनंत के मध्य है। तो आपके पास एक चित्र दिया गया है यहाँ पर AB। अब AB क्या है? ये आपके पास एक बिंब है जो कहाँ रखा गया है? C व अनंत दूरी के बीच में रखा गया है। C क्या है? वक्रता केंद्र। तब हम यहाँ से 2 प्रकाश किरणें लेंगे। पहली प्रकाश किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर मानते हैं, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। इसी तरह हम एक और किरण लेंगे जो फोकस से गुजरती हुई परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब जो आपके पास जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ मिलेगा? वो C व F के मध्य मिलेगा। ये आपके पास क्या है? प्रतिबिंब है। तो अब आप इसको देख के आसानी से बता सकते हैं कि ये प्रतिबिंब कैसा बना है? ये प्रतिबिंब उल्टा बना है, क्योंकि ये वास्तविक में 2 परावर्तित किरणें मिली थी, इसलिए कैसा है? वास्तविक है। इसकी स्थिति कहाँ है? वक्रता केंद्र व F के मध्य है। ये कैसा है? सीधा या उल्टा? ये उल्टा है। तो आपके पास जो प्रतिबिंब के बारे में आप बताएंगे वो आप इस तरह से लिखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा है? फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, वास्तविक है, उल्टा है और आकार में कैसा है? छोटा है। नेक्स्ट टॉपिक,
जब बिंब वक्रता केंद्र C पर स्थित है। अब मान लीजिए कोई बिंब आपका इस वक्रता केंद्र पर C पर स्थित है, तब वहाँ से आपको पुनः दो प्रकाश किरणें की परिकल्पना करनी है। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। दूसरी किरण हम फोकस से गुजरती हुई मान सकते हैं और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। आप पाएंगे कि ये कहाँ मिल रही है, ये वक्रता केंद्र के ऊपर मिल रही है। कैसी है, उल्टी है। वास्तव में मिल रही है तो ये वास्तविक बनेगा। और आकार में कैसा है, ये दोनों आकार में कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी कि बिंब और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बराबर होगा। तो आपके पास पॉइंट कैसे क्या क्या आएंगे, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और आकार में यह बिंब के आकार के बराबर होगा। नेक्स्ट, जब बिंब वक्रता केंद्र C व F के मध्य है, तो अब आपके पास जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो ये है कि आपको बिंब कहाँ रखना है, वो आपको बिंब वक्रता केंद्र C व फोकस F के मध्य रखना है। सेम चीज़ यहाँ है, दो प्रकाश किरणें लेंगे। एक प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरकर एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण फोकस से गुजरकर दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तब ये दोनों किरणें कहाँ मिलेंगी, ये वक्रता केंद्र C व अनंत के मध्य मिलती हैं। अब इसको प्रतिबिंब को देख के बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा होगा। ये प्रतिबिंब उल्टा है, ये वास्तविक है, ये आकार में बड़ा है और ये C और व अनंत के मध्य बना है। तो ये आपके पास मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। वक्रता केंद्र C और अनंत के मध्य बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में बिंब से कैसा होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट टॉपिक, जब बिंब फोकस पर स्थित हो। आप जानते हैं कि जब समांतर प्रकाश किरणें हैं तो वो फोकस पर केंद्रित हो रही हैं। तो अब हम बिंब कहाँ ले रहे हैं, फोकस पर ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या सिचुएशन आएगी, आप इस चीज़ को देखिए। जब कोई बिंब फोकस पर रखा है तब हम पुनः दो प्रकाश किरणें लेंगे। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होते ही फोकस से गुजर जाएगी। वह दूसरी प्रकाश किरण हम ऐसे मानेंगे कि अभिलंबवत, दर्पण के अभिलंबवत टकरा रही है और जब वो दर्पण के लंबवत टकराएगी तो कहाँ से गुजरेगी, वक्रता केंद्र C से गुजरेगी। अब इस चित्र को बनाएं कैसे, आप आसानी से ये जो आपके पास बिंब का शीर्ष है A, वह वक्रता केंद्र C के मध्य फुट्टा रख के आप इसको सीधी लाइन से खींच दीजिए। तब आपको इजीली ये दो किरणें आसानी से मिल जाएंगी। अब आप पाएंगे कि ये दोनों कैसी हैं, परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें समांतर हो जाती हैं। और समांतर किरणें कहाँ मिलती हैं, हम ये कह सकते हैं कि कभी नहीं मिलती, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अनंत पर मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो आप ये देखिए, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। अब इस स्थिति का भी हम कई जगह उपयोग करते हैं।
आप सभी ने गाड़ियों के हेडलाइट ज़रूर देखे होंगे, उसके अंदर जो बल्ब है वो कहाँ रखा जाता है, वो तो फोकस पर रखा जाता है। और गाड़ी के पीछे जो हेडलाइट के पीछे जो दर्पण है वो कैसा है, वो आपके पास अवतल दर्पण है। तो जो बल्ब है यहाँ से जो सारी प्रकाश किरणें जो आगे जा रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रकाश किरणें पीछे जा रही हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी इस तरह से। तो सारी की सारी प्रकाश किरणें आगे की तरफ एक समांतर पुंज के रूप में आगे बढ़ेंगी और हमें अधिक प्रकाश मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक, जब बिंब फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं। आपके पास ये एक चित्र है अवतल दर्पण का। आप फोकस F व ध्रुव P के मध्य क्या रखिए, एक बिंब को रखिए। अब इस बिंब के शीर्ष A से दो प्रकाश किरणें निकलेगी। थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए, मैं चित्र को बड़ा कर रहा हूँ। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है और परावर्तन के पश्चात ये फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण हम फोकस से नहीं गुजार सकते, तो हम क्या करेंगे, हम अभिलंबत यानी कि दर्पण के 90 डिग्री पर गिराएंगे। तो 90 डिग्री पर गिराने से के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने फुट्टे की सहायता से जो वक्रता केंद्र C है वह A है, इसके ऊपर रख के आप एक सीधी रेखा खींच दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली अभिलंबत बन जाएगी। अब क्योंकि ये दोनों रेखा देखिए आप फैल रही हैं, परावर्तन के पश्चात क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, इसलिए ये इस जो दर्पण के सामने नहीं मिलेंगी, दर्पण के कहाँ मिलेंगी, पीछे मिलेंगी। अब इसको हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ दोनों किरणों को बढ़ाते हैं। जब हम इसको दोनों तरफ पीछे की साइड में बढ़ाते हैं दोनों किरणों को, तो ये किसी एक बिंदु पर आके मिलती है और इस बिंदु पर क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आप पाएंगे कि ये सीधा है, बड़ा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो ये टॉपिक आपके पास, ये देखिए जो पॉइंट्स आए हैं प्रतिबिंब के वो क्या हैं, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा और प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होगा, या यूं कि ये बड़ा होगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थिति है और इस स्थिति पर इसके कुछ उपयोग भी हैं। तो कुछ उपयोग आप देखिए, इस स्थिति का उपयोग हम दाढ़ी बनाने के दर्पण में करते हैं। हमारा चेहरा ध्रुव व फोकस के मध्य होता है, तब हमारा चेहरा का जो प्रतिबिंब है वो कैसा दिखेगा, वह बड़ा दिखाई देगा एक चीज़, और साथ में सीधा दिखाई देगा, जिससे हमें क्या है, दाढ़ी बनाने में आसानी होगी। दंत चिकित्सक भी इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि दांत को बड़ा करके देखा जा सके। नेक्स्ट टॉपिक, एक उत्तल दर्पण के लिए बिंब की निम्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति के बारे में किरण चित्र की सहायता से समझाइए। तो अब आपको क्या लेना है, एक उत्तल दर्पण लेना है। आप जानते हैं कि एक उत्तल दर्पण क्या होता है, अभिसारी होता है। अभिसारी का अर्थ है फैल जाना। तो जब प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण के समांतर गिरती हैं, यानी मुख्य अक्ष के समांतर गिरती हैं, तो आप जानते हैं कि ये कहाँ से निकलती हुई प्रतीत नज़र आएंगी। हमें लगेगा कि ये सारी किरणें कहाँ से निकल रही हैं,
F से निकल रही हैं, तो ये सारी किरणें इस तरह से फैल जाएंगी। आप F और जहाँ पर आपतन बिंदु है उन दोनों के बीच में फुट्टा रख के सीधी रेखा खींच दीजिए। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब आभासी बनेगा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा। वह आकार में कैसा होगा? बहुत ज़्यादा छोटा होगा। नेक्स्ट, इसी में एक प्रश्न उठता है कि यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ना हो लेकिन अनंत से आ रही हैं, तो आप जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें अनंत से आएंगी इस तरह से, तो वह टकराने के पश्चात, उत्तल दर्पण पर टकराने के पश्चात फैलेंगी। लेकिन जो आपके पास जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? वो फोकल तल में बनेगा। फोकल तल में बनेगा। तो ये एक लिखा हुआ है, हम इसको पढ़ लेते हैं। जब समांतर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ना हो तब बनने वाला प्रतिबिंब फोकल तल में बनेगा। ये छोटा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, वह दर्पण के पीछे बनेगा। ध्यान रखिए कि उत्तल दर्पण में सदैव सीधे प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं। जब बिंब उत्तल दर्पण के सामने स्थित हो, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बिंब उत्तल दर्पण के सामने स्थित होगा तब हम एक स्थिति देखते हैं। मान लीजिए ए बी आपके पास क्या है? एक बिंब। तो यहाँ से दो प्रकाश किरणें हम लेंगे। एक प्रकाश किरण हमें ऐसा लगेगा जैसे कि वो फोकस से निकल रही है और वो इस तरह से फैल जाएगी। दूसरी जो प्रकाश किरण है वो हम कहाँ से गुजार सकते हैं? वो हम ये मान सकते हैं कि वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, और वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है वो क्या है? वो टकराने के पश्चात अपने मूल पथ पर लौट जाती हैं। तो आप ये देखिए, दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फैल रही हैं। ये देखिए, इनके दोनों के बीच की दूरियां लगातार बढ़ रही हैं, तो ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। अतः ये इनको पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये फोकस व ध्रुव के मध्य बनी हुई नज़र आती हैं, सीधी नज़र आती हैं, प्रतिबिंब छोटा नज़र आता है। तो ये जो आपके पास इसके गुण हैं प्रतिबिंब के, वो क्या क्या हैं? प्रतिबिंब फोकस व ध्रुव के मध्य बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा, वह आकार में बिंब से छोटा होगा। ये स्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस स्थिति का इस्तेमाल हम गाड़ियों में करते हैं। गाड़ियों में जो पश्च दृश्य दर्पण लगा होता है, पश्च दृश्य दर्पण, पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण होता है उसे हम पश्च दृश्य दर्पण कहते हैं, जो ड्राइवर के पास लगा होता है। अब इसके अंदर ड्राइवर पीछे का दृश्य देख सकता है। तो पीछे का दृश्य कैसा दिखाई देगा उसका? एक तो ये बहुत ज़्यादा वृद्ध दिखाई देगा, वृहद, वृहद मतलब बहुत बड़ा दिखाई देगा। दूसरा ये है कि ये जो सीधा दिखाई देगा, तो इसके पीछे देख के पीछे जब देखेगा तो गाड़ियाँ सीधी नज़र आती हैं उसको। इसी तरह से एटीएम मशीन में भी सुरक्षा की दृष्टि से उत्तल दर्पण का उपयोग होता है ताकि पीछे का पूरा दृश्य व्यक्ति को दिखाई दे सके। नेक्स्ट टॉपिक, निम्न में से कौन से दर्पण में वृहद दृष्टि क्षेत्र दिखेगा? तो हम इसका देखते हैं। समतल दर्पण में जो बिंब प्रतिबिंब का आकार होता है वो बराबर होता है, तो इसमें नहीं दिखेगा। उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में जो सारे के सारे जो प्रतिबिंब बनते हैं
वो आभासी बनते हैं और साथ में छोटे बनते हैं। ठीक है, तो आपके पास उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में अलग अलग सिचुएशन है, इसी तरह प्रवल्य दर्पण के अंदर भी वृहद दृष्टि क्षेत्र नहीं देखेगा। तो उत्तर क्या है आपके पास? उत्तर क्या है? उत्तल दर्पण, यानी कि दर्पण में वृहद दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण में दिखाई देता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब व लाइक करिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। और इसके साथ में हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे प्रकाश पर और चर्चा करेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।